हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12वीं की फिजिक्स में आपका फिर से एक बार द्विवेदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियोस में बच्चों हमने इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अगर बात करें तो स्टोक प्रेरण संबंधी लगभग पूरी चर्चा विस्तार से की है। आज हम बच्चों बात करते हैं अन्योन प्रेरण पर, जिसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपन लोगों ने पढ़ लिया है। यह था कि अन्योन प्रेरण क्या है, ये कैसे होता है, किसी एक कुंडली पर जब अपन धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसके समीप रखी दूसरी कुंडली में कैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में भी धारा उत्पन्न हो जाती है या प्रेरित विद्युत वाहक बल संबद्ध हो जाता है। और इस घटना को हम ये एप्लीकेशन के रूप में आज यहाँ पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन के रूप में पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी एक कुंडली में हम कि एक लंबी परिनालिका में हम एक वृत्तीय कुंडली में हम कैसे करंट फ्लो करते हैं, उसके मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी समीप रखी जो कुंडली है, दूसरी समीप रखी जो परिनालिका है उसमें प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल संबद्ध हो जाता है या प्रेरित धारा बहने लगती है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहले मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित कर दूं कि अगर मान लीजिए आपको स्वप्रेरण क्लियर नहीं हुआ है या डायरेक्ट आप पहली बार ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल में आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसका एक खास रीजन है कि जैसे मान लीजिए आप डायरेक्ट जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे हैं, तो आपको सेल्फ इंडक्शन की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। इंडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब अगर ये मान लें कि आपका ये द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब है, तब आप से हम ये अपेक्षा करेंगे कि आपको ये तमाम जो वीडियोस हैं मिल चुके हैं और बेल आइकन भी टच कर लीजिए ताकि आपको अगले जो वीडियोस के नोटिफिकेशंस हैं वो भी लगातार मिलते रहे बच्चों। और उस कड़ी में आज आपका अगर पहला वीडियो है तो उसको अपन ये कहेंगे कि दो परिनालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक की व्याख्या कीजिए। आइए, अन्योन प्रेरण गुणांक क्या है, अन्योन प्रेरण क्या है, थोड़ा सा इस पर आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, तब इसकी गणितीय विवेचना आपसे बताएंगे कि दो परिनालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक की गणितीय विवेचना कीजिए। इसका उत्तर, जब हम प्रेरण की बात करते हैं बच्चों तो इस तरह से एक ये फिगर देखिए जो आज के क्वेश्चन के संदर्भ में है, वो ये है कि दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक की आपको व्याख्या करनी है। तो मतलब इसमें आपको दो परिनालिकाएं आपको दिखनी चाहिए। इसमें हमने प्रयास किया है कि S1 एक परिनालिका है, S2 दूसरी परिनालिका है। अब मैं आपको ये बिल्कुल बताने वाला नहीं हूं कि परिनालिका क्या है, क्योंकि we have well known about it बिफोर जो वीडियोस हैं उनको आप देखेंगे तो परिनालिका क्या है, कैसे बनती है, तो अपन सीधे ये कहेंगे कि यहाँ दो समाक्ष परिनालिकाएं हैं। समाक्ष मतलब दोनों का जो एक्सिस है इस तरह से एक ही है, और अपन तो सहूलियत के लिए ये भी माना है कि दो परिनालिकाएं हैं और उनकी जो टोटल लेंथ है वो भी हमने बकायदे सेम माना है, L माना है, और जो इसके इकाई लंबाई पर जो फेरों की संख्या है उसको डिफर करने के लिए, क्लियर करने के लिए कि मतलब कैसे दो अलग अलग लंबी परिनालिकाएं हैं, समाक्ष हैं, उनकी लंबाई एक है, मतलब उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो फिर व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन देम है। तो वो डिफरेंस ये है बच्चों कि एक परिनालिका ऐसे किसी बेस पर लपेटी है कि उसके फेरों की संख्या इकाई लंबाई में अलग हो जाएगी, और दूसरी जब हम उस पर लपेट देंगे तो उसमें इकाई लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तब ये हम कहते हैं कि दो परिनालिकाएं अलग अलग डिफाइन की जा सकती हैं। थोड़ा सा अन्योन प्रेरण पर मैं यहाँ बात करूंगा। स्वप्रेरण में हमने ये पढ़ा है कि जब किसी एक कुंडली या किसी एक परिनालिका के धारा का मान परिवर्तित किया जाता है तो उसी कुंडली या उसी परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इस कारण जो प्रेरण उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल संबद्ध होता है, प्रेरित धारा बहती है, उसको अपन क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन पढ़ते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं। अब सेल्फ की बजाय क्या होगा, म्यूचुअल। तो म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे के साथ
इसका मतलब है, परिभाषा अपन पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी यहां मैं आपको क्लियर करूंगा कि अन्योन प्रेरण से आशय है कि जब किसी एक कुंडली, यहां परिनालिका, जब किसी एक कुंडली या परिनालिका में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके समीप या उसके साथ लपेटी गई दूसरी जो परिनालिका है उसका संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, वो परिवर्तित होता है। और इस कारण से जो दूसरी परिनालिका लपटी हुई है इसके साथ में, पहले के साथ में, तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है या उसमें विद्युत धारा बहने लगती है। तो इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और चूंकि पहली परिनालिका में आपने धारा के मान में परिवर्तन किया और दूसरी परिनालिका में प्रेरण हुआ, प्रेरित धारा वही प्रेरित विद्युत वाहक बल संबद्ध हुआ बच्चों, इस कारण से अपन इस प्रेरण को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, इन इंग्लिश म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन। अब आइए इस परिभाषा के बाद, इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद, ये जो इंट्रोडक्शन था आपका, ये देना जरूरी रहता है। भले आपको मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन आया ना, बिल्कुल मैं यहां साफ कर दूं, आपसे पूछा गया है दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक की व्याख्या कीजिए, तो आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं कि इट इज फिगर अबाउट दैट एंड माना ये ऐसी परिनालिका, माना उसके ऊपर ये ऐसी दूसरी समाक्ष लपेटी गई, दोनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये है, दोनों की लेंथ ये है और ऐसा ऐसा है। आप यहां से डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, आपको 4 नंबर में 4 नंबर पाने का पूरा हक है। लेकिन एक बात होती है कि आप जब क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो अगर आपके पास 1 मिनट का समय है, आप बिल्कुल संयमित स्टूडेंट हैं, संयमित परीक्षार्थी हैं, तो आप अगर लिख दीजिए कि जब किसी एक परिनालिका में धारा का मान परिवर्तित करते हैं तो उसके समाक्ष लिपटी हुई दूसरी परिनालिका में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो प्रेरण उत्पन्न होता है उसको हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इतना एक लाइन लिखने में आपका 1 से 1.5 मिनट खर्च हो जाता है, लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर आप करते हैं ना बच्चों, इसकी सुंदरता बढ़ जाती है और आपका जो इफेक्ट है ऑन द माइंड ऑफ एग्जामिनर वो जो है सकारात्मक बढ़ जाता है। इसलिए अगर इस तरह का 1 मिनट अपन दे सकते हैं तो जरूर दें, नहीं दे सकते हैं तो वो आपकी बात है, आपको पूरा सही उत्तर देने पर 4 नंबर मिलेगा, इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है। अब अपन सीधे आंसर का जो डायरेक्ट हिट है, जहां से आपको वास्तव में उस क्वेश्चन का आंसर करना है, तो आप बाकायदे फिगर बनाइए। फिर से प्रश्न एक बार कि दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणितीय विवेचना कीजिए। कभी कभी ऐसा भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि दो परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान सदैव बराबर रहता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। और कभी कभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको 1-2 मिनट और चाहता है एग्जामिनर के, आप इसमें दीजिए। वो इस तरह से होता है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। चलिए पूरे प्रश्न पर बारीकी से नजर डालने के लिए पूरे वीडियो तक अंत तक बने रहिए। देखिए आपने ये चित्र बनाया और इस चित्र को आप जब भली भांति नामांकित कर देते हैं तो ऐसा दिखता है। एक ये परिनालिका है S1 बच्चों, ये इस तरह से इसके ये फेरे इस तरह से लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं भली भांति। तो ये जो है इतने फेरे हैं, आप इसको भी बताते हैं कि इतने फेरे इस परिनालिका में हैं और इस एरिया की जो टोटल लेंथ है, इस परिनालिका की जो टोटल लेंथ है, इस सॉलिनॉइड का जो टोटल लेंथ है वो आपने L रख दिया है। इसलिए जब इसी बेस पर आप दूसरी कुंडली इधर लपेटते हैं, दूसरी परिनालिका बनाते हैं, S2 का नाम दिया है हमने उसको, तो वो पूरे के पूरे बेस पर, पूरे फ्रेम पर ये दूसरी भी लपेट दी जाती है, उसको हमने S2 नाम दिया है। जाहिर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही होगा जो आपने S1 का माना है, क्योंकि उसी बेस पर लगती है। तीसरी चीज, उसकी जो टोटल लेंथ होगी उस सॉलिनॉइड की वो वही होगी जो पहली सॉलिनॉइड की है। लेकिन जब हम इन दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं वो होता है, जैसे मान लीजिए आपने इस S1 में कहा कि इकाई लंबाई में फेरों की संख्या N1 है, टोटल लेंथ उसकी L है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन S1 क्या हो जाएगी, N1 = N1 × L। और इसी तरह से
टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड सोलेनॉइड क्या हो जाएगी, N2 इज इक्वल टू N2 इंटू L हो जाएगी। इतना आपको जब फिगर में क्लियर कर देना है, तो इन केस जब आप लिखते हैं ना गणितीय विवेचना आपको करनी है, तो आप लिखते हैं ना कि माना ऐसा है वैसा है, तब आपको मान लीजिए कोई टर्म धोखे से आपने गड़बड़ भी कर दी, तो आप उसकी सावधानी के लिए एक टर्म यूज करते हैं इस आंसर में कि दो लंबी प्रणालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक की व्याख्या करने के लिए माना चित्रानुसार। जब आपने चित्रानुसार लिख दिया ना, तो आप सेफ हो जाते हैं एक तरह से। चित्रानुसार लिखने का मतलब यह है कि चित्र आपका बाकायदे क्या है, नामांकित बना हुआ। इसमें एक सावधानी और रहती है, कभी कभी हमारे बच्चे क्या करते हैं, आप लोग तो नहीं करोगे, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, कई बार हम जब कॉपी वैल्यू करते हैं तो ये देखते हैं कि हमने जो सावधानी बताई कि आपने लिखना क्या है कि चित्रानुसार, अब आप लिख रहे हैं कि चित्रानुसार, पता चला यहाँ चित्र है ही नहीं। तो ऐसा मत कर देना कि सर तो बोले थे कि कोई गलती होती है तो आप चित्रानुसार लिख दो, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा जब चित्रानुसार आप लिखते हो तो इट मीन्स कि एग्जामिनर का जो दिमाग है, एग्जामिनर की जो दृष्टि है वो कहाँ जाती है सबसे पहले कि चित्रानुसार बच्चे ने लिखा है तो चित्र कैसा बनाया है। अब आपका एग्जामिनर देखा और आपने चित्र बनाया ही नहीं है, तो ऐसी गलती मत करें। चलिए लिखना शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि एक फ्रेम पर या एक आधार पर हमने S1 एक परिनालिका बनाने के लिए उसको ऐसे करते हैं कि उस ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एक फ्रेम लेकर L लंबाई में उस पूरी तार को, एक कुंडली को लपेट देते हैं और इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या N1 रखते हैं, स्मॉल n1। अतः इस पूरे परिनालिका में जो कुल फेरों की संख्या है, अगर हम कैपिटल N1 मान लें तो वो कैपिटल N1 इज इक्वल टू आ जाता है N1 इंटू L। ठीक इसी आधार पर, इसी फ्रेम पर दूसरी परिनालिका भी अगर लपेट दें, मतलब कि इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A और टोटल लेंथ L सेम हो जाती है। अब यदि हम मान लें कि इस दूसरी कुंडली को इस तरह से लपेटा जाता है कि उसके इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या स्मॉल n2 हो जाती है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड सोलेनॉइड क्या हो जाता है, आपका हो जाता है n2 इज इक्वल टू n2 इंटू L हो जाता है। तो इस तरह से आप म्यूचुअली क्या बना देते हैं, परिनालिका बना देते हैं। तो ये आपने माना जाना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि किसी एक में करंट फ्लो करना है ना, किसी एक में करंट फ्लो करना है। तो आप लिख दीजिए, मान लेते हैं कि पहली परिनालिका S1 में I धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस परिनालिका S1 के अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, अब ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, जब भी किसी चालक में हम करंट फ्लो करते हैं तो वायोसेवर्ट नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम पहले निकाल चुके हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, S1 के अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका जो गणितीय सूत्र है म्यू 0 NI प्राप्त होता है। इसके लिए फिर मैं कहूंगा कि वायोसेवर्ट नियम देखना है, उसमें डेरिवेशन देखना है कि परिनालिका के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कितना होता है, ये निकालने के लिए आप हमारे पीछे वीडियोस देखते रहिए पीछे के। तो B इक्वल टू हो जाता है म्यू 0 NI, ये बेसिक फार्मूला है। अब इस परिनालिका के लिए हम क्या करेंगे, ये म्यू 0 का म्यू 0 ठीक है हो गया, और n की जगह यहां हमने क्या रखा है, N1 रखा है। तो ये अब N1 का मतलब है कि म्यू 0 N1 अपॉन L इंटू I, यानी प्रत्येक बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है यानी इकाई लंबाई पर, इसलिए ये L दिख रहा है आपको, यहां नहीं दिख रहा, इसमें हमने माना कि इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या N1 है। तो इस तरह से इकाई लंबाई पर फेरों की कुल संख्या ये N1 अपॉन L के रूप में एक्सप्रेस होती है। ये दोनों स्वरूप आपको आपकी सुविधा के लिए लिखे गए हैं। तो इस तरह से म्यू 0 N1 अपॉन L इंटू I ये क्या हो जाता है, इस परिनालिका के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब यहां से आपका ये कॉन्सेप्ट आपकी गणितीय विवेचना में बदलना शुरू होता है, इसलिए इसको फिर से समझ लीजिए। क्या S1 में आपने करंट फ्लो करी तो S1 के प्रत्येक बिंदु पर इकाई लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है, और यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करती है, चुंबकीय फ्लक्स को डिफाइन करती है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स जितना उत्पन्न होता है वही
प्रेरित करता है दूसरी परिनालिका को जो इसके समक्ष लिपटी हुई है। ये आपको क्लियर करना है, ये आपको समझ के चलना है। मतलब आपको ये बताने के पहले कि अतः दूसरी परिनालिका S2 से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्यों ऐसा होता है। आपने क्या कहा कि पहली परिनालिका में आई करंट आपने फ्लो की तो एक निश्चित परिमाण का जो चुंबकीय क्षेत्र है इतना उत्पन्न हो गया, यानी उस परिनालिका से जो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है सेम वही क्या हो जाता है, दूसरी परिनालिका से संबद्ध हो जाता है। अगर फर्क रहती है कोई चीज, अलग रहता है कोई चीज, तो क्या रहता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड कॉइल या नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड सोलेनोइड। यहां आप ये चीज जरूर बता दीजिए। तो ये हो जाता है कि दूसरी परिनालिका S2 से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो NBA से हमें क्या प्राप्त हो जाता है। अब N को यहां हम क्या लिखते हैं, N2 कुल फेरों की संख्या पूरी परिनालिका से। अब यहाँ N2 अपान L नहीं आएगा, पूरी परिनालिका से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो क्या हो जाता है, NBA। तो दूसरी परिनालिका में कुल फेरों की संख्या N2 है और ये B मतलब यहां से आप मान रख देते हैं क्या, μ0 N1 अपान L इंटू I इंटू और ये A। तो इस तरह से N मीन्स N2, B मीन्स पहले समीकरण में जो आपने प्राप्त किया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और A यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा है। तो ये आपको चुंबकीय फ्लक्स किसके लिए मिल गया, पहली परिनालिका में आपने करंट फ्लो किया बच्चों और दूसरी परिनालिका से जो कंसर्निंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मिल जाता है। अब आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए है तो इन दोनों कुंडलियों के मध्य, इन दोनों परिनालिकाओं के मध्य क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या चीज होती है, कैसे इसको निकालते हैं, इसके लिए मैं फिर से कहूंगा कि द्विवेदी फिजिक्स के ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो वीडियो है वो आप देख लीजिए। मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो इसमें बनाया है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस करके। तो वो आपको दो तरह से काम करता है। एक तो आपको कई बार 4 नंबर का बहुत सरल सा क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर क्या है, ऐसा पूछा जाता है। तो उसका मैंने बढ़िया, उसमें दोनों के कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, उस वीडियो को आप देखिए, वो चीज क्लियर हो जाएगी। खैर यहाँ आपको क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। तो मैंने जो दूसरा नियम फैराडे का आपको बताया था, तो उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो डेफिनेशन है वो आपको ये सूत्र देती है कि दोनों परिनालिकाओं के मध्य जो अन्योन प्रेरण गुणांक होता है वो होता है चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध हुआ जो, और उसमें जो आपने करंट फ्लो की है उसका अनुपात। तो इस तरह से आपके पास फाई की वैल्यू है, इस तरह से m इज इक्वल टू ये हो जाता है, फाई मीन्स म्यू0 n1 n2 I a अपॉन L है, और इसमें I का आप भाग दे देते हैं तो ये I कैंसिल हो जाता है बच्चों। तो इस तरह से आपके पास ये अन्योन प्रेरण गुणांक का मान बचता है μ0 n1 n2 a अपॉन L। तो इस तरह से ये होता है आपका दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक का व्यंजक। अब मान लीजिए इतना ही दिया है तो आप इतना करके दैट्स ऑल कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि अन्योन प्रेरण गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, या दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक की गणितीय विवेचना कीजिए और अन्योन प्रेरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, तब आपको ये दोनों तीनों चीजें क्या होगी, मदद करती हैं। आपको ये कहना चाहिए, देखिए कितना सरल है, जब आपको ये फार्मूला डिराइव हो जाता है ना, तब आप कहते हैं कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू0, नंबर 1, ठीक। दूसरा म्यू0 ये m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 इंटू n2। तीसरा आप कह देते हैं m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a एंड आल्सो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन l। अगर यहां से कहें तो परिनालिका जितनी लंबी होगी दोनों परिनालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक उतना ही कम होगा। मतलब अन्योन प्रेरण गुणांक परिनालिका की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसमें
निरपेक्ष चुंबकनशीलता के समानुपाती होता है, यानी चुंबकनशीलता अगर ज्यादा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा, अगर कम है तो कम होगा। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान दोनों परिनालिकाओं में कुल फेरों की संख्या के समानुपाती होती है, यानी जितने ज्यादा फेरे उतना ज्यादा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी जो रेडियस ऑफ द कॉइल है वो जितनी ज्यादा होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होता है। तो इस तरह से बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में मैं कहूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोई आता है तो यही आता है, दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो इसे जरूर और जरूर तैयार कर लीजिए। थैंक यू।